हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायो गुरु। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनटीए का पेपर 15 बायोलॉजी। तो इस पेपर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, देखते हैं हम लोग कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं अभी इस वीडियो में। अगर वीडियो ज्यादा लेंथी होगा तो फिर मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगी। तो जो बच्चे सबसे पहले तो नए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको सारे अपडेट टाइमली मिलते रहें। और इसके लिए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। और आपको जैसे ही फील हो कि आपको ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है तो तुरंत उस वक्त ही आप लाइक बटन प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं, जिनमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहां मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, और जहां नहीं रिक्वायरमेंट होगी उस क्वेश्चन को हम लोग इजिली अटेम्प्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। In majority of the angiosperms, pollen is released in a two-celled stage. The two cells are the gamete and generative cell, the vegetative cell and tube nucleus, two male gametes and the vegetative cell and generative cell. बहुत easy question है, सभी को आंसर इसका मिल गया होगा। इसका डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, that is the vegetative cell and generative cell. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which set of hormones are secreted during pregnancy only? अच्छा, 2 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती हैं। कुछ हार्मोन्स जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे सेक्रीट होते हैं, ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पे सेक्रीट होते हैं। और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मल कंडीशन में जो लेवल होता है वो एक नॉर्मल कंडीशन की तरह होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम में उनका जो लेवल होता है वो काफी हाई हो जाता है, यानी कि उनकी सिंथेसिस बढ़ जाती है। तो ये दोनों ही चीजें अलग है बच्चों, तो इनको मिक्स मत करिएगा। यहां आपसे पूछ रहा है कि विच सेट ऑफ हार्मोन्स आर सेक्रीटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली, केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे जो सेक्रीट होते हैं। तो एस्ट्रोजन, एचपीएल एंड रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन, कोर्टिसोल, प्रोजेस्टोजेंस एंड रिलैक्सिन। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो प्लेसेंटा होता है दैट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये प्रोड्यूस करेगा हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है बच्चों? दैट इज एचसीजी। ओके, और साथ ही साथ में एचसीजी यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। दूसरा है आपका एचपीएल। तो एचपीएल का मतलब क्या है बच्चों? दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक, फिर इसके अलावा आपका है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और साथ में ये क्या रिलीज करता है बच्चों? प्रोजेस्टोजेंस रिलीज करता है। तो ये तो मेन हार्मोन्स हैं जो ये सेक्रीट कर रहा है, लेकिन ओवरी जो है ये प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन दैट इज द रिलैक्सिन, और ये स्टार्टिंग में नहीं रिलीज होता है बच्चों, ये एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में रिलीज होता है, और इसलिए ये हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करते हैं कि कुछ हार्मोन्स ऐसे जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होते हैं, तो हमारे वो होंगे बच्चों एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन। तो उस हिसाब से जो आपका सी ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज करेक्ट। और बाकी मैंने आपको बताया था कि जो एस्ट्रोजेंस हो गए, प्रोजेस्टोजेंस हो गए एंड कोर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, तो इनका जो ब्लड में लेवल होता है वो इस टाइम पे काफी इंक्रीज हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? Which of the following is correct description of the mechanism of action of a copper IUD? कई बार आ चुका है इसका copper IUD का क्वेश्चन। These inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent or retard entry of sperms. No. And these increase phagocytosis of sperms within the uterus and the certain and release, and it suppresses sperm motility and the fertilizing capacity of sperms. Yes, ये किल करने का करता है ना काम, तो ये तो सही है। Ovum and sperms are prevented from physically meeting. No, these prevent, जब वो पहले ही किल हो जाएंगे तो मीटिंग की तो कोई बात ही नहीं आएगी। These prevent conception of blocking the entry of sperm through the cervix. No, that's not correct, क्योंकि through the cervix वो एंट्री को ब्लॉक नहीं करता है। तो यहाँ आपका जो बी ऑप्शन होगा बच्चों that is the most correct option here. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy, या फिर शॉर्ट फॉर्म में से क्या कहते हैं? MTP, या फिर induced abortion. Which of the following is incorrect about MTP? तो यहाँ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं और ध्यान रखिए आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। MTP has a significant role in decreasing the population, correct? And Government of India legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse. Yes, इसके भी आपके बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं।
MTPs are considered relatively safe during the first trimester in comparison to the second trimester abortions. That is also correct. Starting के जो first trimester होता है उसमें ये safe होती है, जबकि अगर आपको compare करें हम इसको second वाले trimester से. And D option है आपका MTP is not allowed if the pregnancy is the result of rape. No, that's not a correct option. It means इस time पे भी allow होती है MTP प्रेगनेंसी अगर आपकी रेप की वजह से हुई है. तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है बच्चों दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ टू जीन्स आर हैविंग परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन लेस देन 50% देन द प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन विल शो. तो एक चीज ध्यान रखिए, ये ऐसा सिर्फ होता है आपका किस केस में, जब लिंकेज की बात हम कर रहे होते हैं. ठीक है, दैट इज द केस ऑफ लिंकेज. ऑप्शन है आपके पास में हायर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, segregation in the expected 9:3:3:1 ratio, segregation in 3:1 ratio and higher number of the parental types. तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको जो मैं पहले एक डेफिनेशन दे रही हूँ लिंकेज की, that linkage is the closed association of genes or other DNA sequence on the same chromosome. The closer two genes are to each other on the chromosome, the greater the probability that they will be inherited together. अगर कोई चीज प्रेजेंट होगी बहुत ही करीब, डीएनए पे आप कर रहे हैं, आप क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं या डीएनए की बात कर रहे हैं, एक ही बात है. अगर दो जीन ऐसे प्रेजेंट है जो आपस में एक दूसरे के बहुत नजदीक है, तो क्या उनको कट करना या उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कराना या उनको सेपरेट आउट करना क्या इजी होगा? नहीं होगा ना. तो वो बिल्कुल वैसे ही कॉपी चली जाएगी आगे की तरफ, आगे प्रोजेनीज में, यानी कि पेरेंटल की तरह ही. तो यहाँ पे जो आपका बच्चों करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? आई होप कि आप लोगों को मिल गया होगा कि हायर नंबर ऑफ द पेरेंटल टाइप्स क्या मिलेंगे हमको यहाँ पे, प्रोजेनी. सो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई पार्ट्स लेबल्ड ए बी एंड सी इन द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ये आपसे ए के बारे में पूछा गया है, ये बी है आपका और ये क्या है आपका सी है. तो बच्चों जो आपका ए है वो क्या है, देखिए सी ये तो बीच में आपका क्या बच्चों देखिए आपको दे दिया गया है हिस्टोन का ऑक्टामर है, तो बी तो आपका हो गया हिस्टोन ऑक्टामर. तो बी पे देखिए हिस्टोन ऑक्टामर कहाँ पे दे रखा है, बहुत सिंपल सा है. और सी तो आपका डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, डीएनए हो गया. ठीक है, और ए आपका क्या है, ये आपका H1 हिस्टोन हो जाएगा. अब देखिए ये ऑप्शंस आपको कहाँ पे दिए हुए हैं, ए की जगह पे H1 हिस्टोन, H1 हिस्टोन, H1 हिस्टोन 3 ऑप्शन में दे रखा है, बी सी और डी में. फिर उसके बाद में बी की जगह नेगेटिवली चार्ज डीएनए, यस बी की जगह में नेगेटिवली चार्ज बी का है आपका, ये बी आपका बीच में है, तो बी की जगह क्या नेगेटिवली चार्ज वो होगा नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर होगा. जो सी है आपका वो होगा आपका नेगेटिवली चार्ज डीएनए. तो उस हिसाब से आपका जो सी ऑप्शन है बच्चों वो यहाँ पे करेक्ट होगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेशर एंड इनएक्टिवेट इट. ये किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों, तो यहाँ अच्छा ये डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट्स दे रहा है और पूछ रहा है. एंड इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेशर बाइंड्स विद द ऑपरेटर रीजन एंड द Z जीन कोड्स फॉर परमीएज, और ये लैक्टोज ओपेरॉन की बात हो रही है. दिस वाज इल्यूसिडेटेड बाय फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्विस मोनॉड, जैकब एंड मोनॉड ने. तो उसमें पूछ रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर. तो पहली चीज तो देखिए एक पॉइंट तो आपको दिख गया होगा फोर्थ वाला कि वो करेक्ट है. ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट करेक्ट है और फोर्थ पॉइंट के करेक्ट दिखते ही आपको आंसर भी दिख गया होगा. लेकिन हम बाकी के पॉइंट जो है उनको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो Z जीन होता है बच्चों, जो Z जीन यहाँ पे होता है वो क्या परमीएज के लिए कोड करता है, वो कोड परमीएज के लिए नहीं करता है, बल्कि वो कोड करता है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए. किसके लिए करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज. और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है, वो ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज का इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में करता है. तो आपका ये स्टेटमेंट कैसा है बच्चों, इनकरेक्ट हो गया. इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेशर बाइंड्स विद द ऑपरेटर रीजन. तो क्या ये ऑप्शन आपका सही है, जो सेकंड स्टेटमेंट है? यस बच्चों, ये जो है आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. और जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेशर एंड इनएक्टिवेटेड, तो जो अगर आप लैब कोपेरॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक्टिव रिप्रेशर होता है इट कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय ओनली इंड्यूसर्स. और वो इंड्यूसर्स कौन से होते हैं बच्चों, वो होता है आपका जैसे कि हो गया लैक्टोज हो गया, या फिर आपका कौन सा हो गया, एलोलैक्टोज हो गया. ठीक है, तो ये होते हैं, ना कि आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो, गलत हो गया, मतलब
तो इस मतलब आपके यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन सही है, दैट इज द सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी अगर किसी बच्चे को सिर्फ इसकी डिस्कवरी ही पता थी कि किन्होंने इसको इलुसिडेट किया था, तो वो उस बेसिस पे भी आंसर बता सकता था, अगर उसको बाकी ऑप्शंस इसके पॉइंट्स नहीं पता थे। ओके, इसीलिए कहते हैं हर एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, sometimes the change in allelic frequency is so different in the new sample of the population that they become a different species. The original different population create a different population. This is called founder effect, bottleneck effect, meta population effect या gene migration। जिन्होंने इसको अच्छे से पढ़ा होगा वहां पे ये सारे इफेक्ट्स उन्होंने अगर देखे होंगे तो उनको ये आंसर इसका मिल गया होगा, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द एक्चुअली फाउंडर इफेक्ट। और फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है ये आप ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज समटाइम्स द जेनेटिक ड्रिफ्ट इज सो प्रोमिनेंट in the new sample of the population that newly formed population may become a different species. In this case, the original different population is termed as a founders and the effect is called as the founder effect. जो आपको यहाँ पे दूसरा एक दे रखा है कि बॉटल नेक इफेक्ट, तो बॉटल नेक इफेक्ट जो होता है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बॉटल नेक इफेक्ट में आ जाती हैं आपकी नेचुरल कामिटीज आ जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, स्टॉर्म्स हो गया, या ऑल ऑफ सडन जो एनवायरमेंट में ड्रास्टिक चेंज होते हैं जिनकी वजह से होता है, तो दैट कम्स अंडर द बॉटलनेक इफेक्ट। क्लियर गाइस? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्या डिजीजेस आपको दे रखी है? टाइफॉइड, रिंगवॉर्म्स, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, डेंगू, अमीबाइसिस एंड चिकनगुनिया। तो बच्चों जो आपके कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से कह रहा है, जो मेन हमसे पूछ रहा है वो आपकी डिजीज कौन सी होंगी बच्चों? एक तो आपको दिख रहा होगा टाइफॉइड होता है, ठीक है, तो पहली हो गई आपकी टाइफॉइड और दूसरी होती है आपकी अमीबॉइसिस। तो ये जो 2 डिजीजेस होती हैं ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से फैलती है। लेकिन हम लोग बाकी की डिजीजेस भी देखेंगे, जैसे आपका रिंग वॉर्म हो गया, ये जो रिंग वॉर्म दे रखा है ये किस वजह से होता है? ये बच्चों अगर कॉन्टेक्ट्स की वजह से होता है। अगर किसी पर्सन को ये डिजीज है और आप उसके कांटेक्ट में हैं या फिर आप उसके यूज किया हुआ सामान यूज कर रहे हैं तो ये डिजीज आपको होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरा आपका आता है क्या? नेक्स्ट आपका न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड की अगर हम बात कर लें तो न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड जो होता है ये आपका आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में मतलब अगर वो व्यक्ति सामने आपके छींक रहा है या खांस रहा है या आप उसके बहुत करीब जाकर के बात करें तो आपके अंदर ये होने के चांसेस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका डेंगू और चिकनगुनिया। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये मॉस्किटो बाइट्स की वजह से फैलता है। तो आई थिंक आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताइए कौन सा सही है? दैट इज द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, सो 2 डिजीज आर कॉज्ड बाय contaminated food and water and these diseases are typhoid and amoeboisis. Clear guys? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select the incorrect statement from the following. Through vaccines, antigenic proteins of pathogen are dead or weakened pathogens are introduced in the body and antivenom provides active immunity, antihistamines control allergy या फिर both A and B। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जो पहला ऑप्शन जो आपका देखिए कह रहा है कि थ्रू वैक्सीन्स एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस और डेड और वीकेंड पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो ये चीज तो करेक्ट है ना, ऐसा होता है वैक्सीनेशन में और क्या होता है, यही चीज होती है। दूसरा है आपका एंटीवीनम प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी। तो एंटीवीनम जो है एक्चुअल में वो कैसे बनता है, जो प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसमें जो वीनम होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है, किसमें? एनिमल्स में किया जाता है इंजेक्ट, जिससे कि उनकी बॉडी में उस पर्टिकुलर वीनम के रिस्पॉन्स में क्या होता है, एंटीविनम जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो उसकी अगेंस्ट में एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो बन जाती हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हम उसको प्योरीफाई करते हैं और प्योरीफाई करने के बाद में जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो पर्टिकुलर स्नेक बाइट करता है तो उस केस में हम एज अ इंजेक्शन उस पेशेंट को देते हैं और दैट कंटेन्स प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक विनम। सो ये इम्यूनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है बच्चों ये एक्टिव नहीं होती है, दैट इज एक्चुअली अ पैसिव वे ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्लियर? सो ये जो बी ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि एंटीवीनम प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी, तो ये ऐसा नहीं है, एक्टिव नहीं होता है, यहाँ पे पैसिव होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। बाकी एंटी हिस्टामिन्स पे तो डेली ही क्वेश्चन मिल रहा है। कंट्रोल एलर्जी, यस दैट इज करेक्ट एंड बोथ ए एंड बी आपका हो नहीं सकते। जो बोथ ए एंड बी ऑप्शन है वो आपका क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों?
If the protoplast of tomato is fused with potato protoplast and grown as a new plant, it will be known as explant, सोमाक्लोन्स, कैलस या फिर सोमैटिक हाइब्रिड। तो ये केस होता है बच्चों आपका सोमैटिक हाइब्रिड का केस होता है। तो उस हिसाब से आपका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। और आपको पता है इस जो प्लांट बनेगा उसका नाम क्या होगा? दैट इज पोमैटो। ओके, दैट इज अ न्यू नेम, पोमैटो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंसेक्ट एंड पेस्ट infestation is the one of the major cause for large scale destruction of crop plants. Breeding method for insect pest resistant involves the special steps that are not similar to use in the agronomic traits such as yield or quality. And C option है आपका, malnutrition of micronutrients and vitamins can be termed as hidden hunger. And soma clones are genetically identical to original plants. तो यहाँ पे जो आपका ब्रीडिंग मेथड की बात कर रहा है, यानी कि जो बी ऑप्शन में आपके कह रहा है for insect or pesty resistant plants is the same as used for other agronomic traits. और इसमें जो आपके हैं मेन 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपकी दूसरी एग्रोनॉमिक ट्रेड्स में इन्वॉल्व होते हैं। वो स्टेप्स क्या है? सबसे पहला तो होता है बच्चों कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ओके, सो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी के बाद में आपका आता है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। फिर आपका आता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड प्लांट्स, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया? वेरिएबिलिटी को कलेक्ट किया। दूसरी बार में हमने क्या किया? इवैल्यूएट किया और पेरेंट्स का सिलेक्शन किया। तीसरे पॉइंट पे हमने क्या किया? उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया जो कि हमारे सिलेक्टेड पेरेंट्स थे। देन आफ्टर हमने उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं हम? सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो उसके बाद जो हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे होते हैं उनमें जो सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट जो होता है हमारा फिफ्थ, उसमें टेस्टिंग होती है, रिलीज होता है एंड कॉमर्शलाइजेशन होता है न्यू कल्टीवर्स का। उसको हम पूरा अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं। जब वो हर एक पॉइंट में परफेक्ट होते हैं तब फिर उसको कॉमर्शियली यूज के लिए उतारा जाता है। तो आपका यहाँ पे जो है बच्चों बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स आउट क्रॉसिंग? सो मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड क्रॉसिंग के आउट क्रॉसिंग के बारे में पूछ रहा है। मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। ये तो पहले ही कह रहा है कि क्लोजली रिलेटेड ब्रीड के लिए है, तो ऑब्वियसली आउट क्रॉसिंग तो नहीं होगा। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि सेम ब्रीड तो है लेकिन उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन नहीं है। कहां तक चेक करा जाता है? लगभग 4 to 6 जनरेशन पेडिग्री से चेक किया जाता है। अच्छा, सी पॉइंट में क्या कह रहा है? सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड ऑफ सेम स्पीशीज कह रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज आर मेटेड, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है बच्चों? तो नहीं होगा, क्योंकि जो आउट क्रॉसिंग होती है एक्चुअली में that is breeding between the unrelated animals which may be of the same breed। लेकिन सेम ब्रीड के हो सकते हैं लेकिन उनके कोई एंसेस्टर कॉमन नहीं होने चाहिए और 4-6 जनरेशन तक उनकी पेडिग्री में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच अ मेटिंग इज नोन एज अ आउट क्रॉस। तो उस हिसाब से आपका जो बी ऑप्शन है बच्चों दैट इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Monaskis purpureus is a yeast used commercially in the production of ethanol, streptokinase for removing clots from the blood vessels, citric acid and blood cholesterol lowering statins। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, दैट इज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट द फीचर ऑफ क्लोनिंग वैक्टर? इनमें से कौन सा फीचर क्लोनिंग वैक्टर का नहीं है? ओराई सपोर्टिंग हाई कॉपी नंबर, भाई ये तो होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का प्रेजेंस मस्ट है। सेलेक्टेबल मार्कर का होना भी जरूरी है, नहीं तो हम उसको बाद में कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो गया या फिर नहीं गया। या और थर्ड है आपका रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड फोर्थ है आपका प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग साइट। तो क्लोनिंग साइट भी होनी चाहिए, लेकिन क्या रेजिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अगेंस्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस उसको कट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, प्राइमर्स यूज्ड इन पीसीआर मस्ट बी 3 प्राइम एंड स्पेसिफिक, 5 प्राइम एंड स्पेसिफिक, इट कैन बी 3 प्राइम एंड स्पेसिफिक और 5 प्राइम एंड स्पेसिफिक, एंड प्राइमर्स आर नॉट नीडेड इन पीसीआर।
तो कुछ बच्चे तो, अच्छा पहली चीज मैं बता रही हूँ आपको, जो कुछ ये जो आपके ऊपर कुछ बच्चे इसको क्या कहते हैं, डैश कहते हैं, 3 डैश 5 डैश, तो नहीं बच्चों, इसको 5 प्राइम कहा जाता है और या फिर 3 प्राइम कहा जाता है, ठीक है। डैश वर्ड का यूज यहाँ पे नहीं किया जाता है। ओके, अब चलिए आंसर की तरफ मूव करते हैं कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वो किस डायरेक्शन में होता है आपका, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। एंड द प्राइमर यूज्ड शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द 3 प्राइम एंड, तो प्राइम किस प्राइम एंड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, प्राइमर आपका 3 प्राइम एंड की तरफ कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। एंड तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों, दैट इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेरिएंट ऑफ क्राई जीन्स यूज्ड टू कंट्रोल कॉर्न बोरर इज, आपको तुरंत याद आ गया होगा, क्या याद आ गया होगा, बीटी कॉटन याद आ गया होगा। जिन बच्चों ने बीटी कॉटन को पढ़ा होगा उनको ये आंसर आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीटी कॉटन काफी इंपॉर्टेंट है, इसी में क्राई जीन्स का आपको डिस्क्रिप्शन पूरा मिलता है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द जीन्स क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवॉर्म्स एंड दैट ऑफ क्राई 1AB कंट्रोल्स द कॉर्न बोरर। तो क्राई 1AB जो होता है वो आपके किसको कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर्स को करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी बीटी कॉटन को अच्छे से पढ़िएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस acts as the reservoir for nitrogen cycle, atmosphere, sedimentary bedrock, soil या fossilized plant and animal remains। तो the reservoir is the main storehouse of the nutrient on the earth from which the nutrient is transferred to the cycling pool, and that is the place from which cycling of nutrients occur। For nitrogen reservoir and cycling pools both are the atmosphere, because ये कैसी साइकिल है इसकी बच्चों, That is a gaseous cycle। क्लियर, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्यों करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है आपकी, एक गैस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेंडल सक्सेस एक्सेप्ट, सबने किस करा था उसके मेंडल की सक्सेस को कॉन्ट्रीब्यूट सिवाय इस पर्टिकुलर पॉइंट के, वो पॉइंट क्या है फाइंड आउट करते हैं। मेंडल सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, भाई ये तो सही है। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, ये भी सही है। वर्किंग ऑन अ स्मॉल सैम्पलिंग साइज एट अ टाइम एंड टेकिंग 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, नहीं भाई उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, और वर्किंग ऑन स्मॉल सैम्पलिंग साइज नहीं, उन्होंने प्लांट ही ऐसा चूज किया था जिसमें उनको सैंपल्स लार्ज कलेक्शन हो उनके पास में उसका। तो यहाँ आपका जो सी ऑप्शन है ये सपोर्ट नहीं करता है उनके सक्सेस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, select the incorrect statement। A genus comprises of a group of related species which has more characters in common in comparison to the species of other genera। Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to the taxa at the same level। Going higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on increasing। और लास्ट ऑप्शन है आपका, all organisms including plants and the animal kingdom have species as the lowest category। ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। यहाँ पे जनरली इतने सारे बड़े ऑप्शंस पढ़ने के बाद में आप खुद ही भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या था, तो वही चीज हुई यहाँ पे मेरे साथ भी। तो यहाँ आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बच्चों आपका, जीनस कंप्राइजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द, ये सही है। हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जितनी ज्यादा हायर कैटेगरी होगी तो आप क्या इजिली उसकी अदर टैक्सा के साथ में उसको रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। गोइंग हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। और ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड द एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज हैज द लोएस्ट कैटेगरी, नो। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द सी ऑप्शन, दैट इज द एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर गाइस, क्योंकि जैसे ही हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की में स्पीशीज टू किंगडम मूव करते हैं तो ऑर्गेनिज्म गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो स्पीशीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। एक स्पीशीज के अगर इंडिविजुअल की हम बात कर रहे होंगे तो उनमें आपको बल्कि ज्यादा कॉमन कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल्स मिलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which organisms does not produce oxygen during photosynthesis? कल ही पढ़ा था हमने इसको, एनाबिना, फ्यूनेरिया, हायर प्लांट्स एंड रोडोस्पाइरलम।
तो डी ऑप्शन आपको दिख गया होगा ना। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो पेपर 13 का वीडियो तो वो देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज टीएमबी, बैक्टीरियोफेज, न्यूरोस्पोरा, ई कोलाई। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, पहचान जाएंगे आप, दैट इज टी फॉर बैक्टीरियोफेज, ये आपका स्मॉलेस्ट है बच्चों। तो बी ऑप्शन जो है बच्चों वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये अटैक करता है किसके ऊपर, बैक्टीरियल सेल्स में ये अटैक करता है, ओके, दैट अटैक्स ऑन द बैक्टीरियल सेल्स, क्लियर। और बैक्टीरियोफेज आर द स्मॉलर देन टोबैको मोजाइक वायरस विच इज अ प्लांट वायरस। समझ गए होंगे, टीएमवी जो है वो आपका क्या है, टोबैको मोजाइक वायरस है, दैट इज एक्चुअली अ प्लांट वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स इज एनेलिडा, एस्केहेलमिंथीज, मोलस्का, प्लेटीहेलमिंथीज। तो सेकंड लार्ज कह रहा है और सेकंड लार्ज है बच्चों आपका मोलस्का। तो अब बात आती है कि फर्स्ट लार्ज कौन सा है, तो दैट इज आर्थ्रोपोडा is the first large phylum. Okay, question number 24 आपका कह रहा है कि select the set of incorrect statements. The circulatory system in platyhelminthes has a single opening. ध्यान से सुनिएगा सारे पॉइंट्स, दोबारा नहीं रीड करूंगी। Annelids are the first animals to have true coelom and metamerism, यानी कि true segmentation. थर्ड कह रहा है the space between the hump and the mantle is called the mental cavity in which gills are present. एंड फोर्थ कह रहा है मोस्ट ऑफ द एकाइनोडर्म्स आर बाइसेक्सुअल, ओके। तो आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका फोर्थ वाला क्या करेक्ट है बच्चों, नहीं, दैट इज एक्चुअली इनकरेक्ट, ओके। एंड जो आपका थर्ड वाला है दैट इज नॉट इनकरेक्ट, सेकंड इज आल्सो नॉट इनकरेक्ट, फर्स्ट वन इज अगेन इनकरेक्ट। सो यहाँ पे आपके अगर दो ऑप्शन पूछ रहा है, दो स्टेटमेंट्स जो है वो आपके इनकरेक्ट है और वो स्टेटमेंट्स है आपके फर्स्ट एंड फोर्थ, सो डी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शोज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स विद वेलवेट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। वेलवेट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं ऑप्शन, और आपको दे क्या रखे हैं प्लांट्स के नेम, फ्लावर्स इंडिगोफेरा, ल्यूपिन, पिट्यूनिया, एलोए, कॉल्चिकम, ऑटमनली एंड सिस्बेनिया, ट्राइफोलियम एंड सोलेनम। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये किस फैमिली की बात कर रहा है बच्चों, दैट इज द फैबिएसी, ओके। सो आप जिन बच्चों ने इसको पढ़ा होगा तो वो उसके तुरंत ही समझ गए होंगे कि इनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे जो आपका देखिए इसमें कौन कौन से इनमें कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो इस फैमिली के अंडर में आते हैं। तो इस फैमिली में आपके जो पल्सेस हैं, फैमिली में पल्सेस के एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, दैट इज द ग्राम हो गया, अरहर हो गया, ओके, एंड सेम हो गया, मूंग हो गया, जनरल नेम बता रही हूं मैं आपको, हाँ, और सोयाबीन हो गया, ओके। और एडिबल ऑयल में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, एक सोयाबीन हो जाएगा, दैट इज एडिबल ऑयल। तो इसमें आपका एक तो सोयाबीन ऑयल आ जाता है और दूसरा आपका आ जाता है ग्राउंडनट ऑयल, ओके। फिर उसके बाद में आपकी डाई में अगर आ जाता है तो दैट इज द इंडिगोफेरा, आपका किस में आ जाएगा, डाई में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप अगर फाइबर्स की बात करते हैं तो फाइबर्स में आपका क्या आ जाएगा, सन हेम्प आ जाएगा। और फॉडर की बात करते हैं अगर आप, यानी कि जो चारे वाली चीजें हैं उसमें आपका क्या आ जाएगा, सिस्बेनिया, एंड दूसरा आपका आ जाएगा ट्राइफोलियम। और ऑर्नामेंटल्स में आपके कौन से आ जाएंगे बच्चों, दैट इज ऑर्नामेंटल्स, इसमें आपके आ जाएंगे ल्यूपिन आ जाएगा एक तो, और दूसरा आ जाएगा स्वीट पी, और आपका मेडिसिनल में आ जाएगा मुलेठी। तो मैंने यहाँ पे आपको सारे बता दिए हैं, अब आपको देखना है यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो आपको देखिए, पहले तो देखिए ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन में कोई दिख रहा है क्या, इनमें से नहीं दिख रहा है, सिस्बेनिया दिख गया है आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको और ल्यूपिन भी देखिए दिख गया है, और इंडिगोफेरा भी दिख गया है, और इसके अलावा कौन सा है मैंने आपको जो बताया हो, दैट इज पिट्यूनिया, एलोए एंड कॉल्चिकम, ऑटमनली एंड ट्राइफोलियम, सोलेनम। ट्राइफोलियम भी देखिए है ना अपना, ट्राइफोलियम भी मिला था हमें, ये रहा आपका फॉडर में आता है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको 4 जो है ऐसे हैं वो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं,
जिनमें ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स विद वेलवेट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। तो आपका जो बी ऑप्शन हो गया बच्चों वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ, पता होगा आप लोगों को, कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, फिलोजन या फिर जाइलम एंड फ्लोएम। तो दैट इज एक्चुअली कैम्बियम, क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो डिवाइड हो जाता है किसमें, सेकेंडरी जाइलम में, जो कि आगे चल करके क्या बनाता है बच्चों, वुड बनाता है। एंड द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम वेरीज इन द स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। जब स्प्रिंग सीजन आता है तब क्या होता है, बहुत सारी लाइट कलर की वुड बनती है, और जब ऑटम सीजन आता है आपका तब वहां पे क्या होती है, डार्क कलर की वुड का फॉर्मेशन होता है। तो इससे क्या होता है, एक के बाद लाइट डार्क लाइन बन जाती हैं, जो कि एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी स्पर्मेथकी आर फाउंड इन द मेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच में होती है क्या बच्चों, नहीं होती है ना, तो नन हो गया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। और ये रहा फीमेल कॉकरोच का मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पर्मेथकी कहाँ है, ये देखिए। ठीक है, तो आपको कल भी ये क्वेश्चन आया था कॉकरोच से रिलेटेड एक, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है कॉकरोच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज डैश टाइप, ब्लड वेसल्स आर डैश, द विस्ट्रल ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन डैश एंड डैश इज फिल्ड विद अ फ्लूइड व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ डैश एंड ई। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहली चीज है कि पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना में जो वेस्कुलर ब्लड जो आपका सिस्टम होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, वो आपका कैसा होता है, क्लोज्ड होता है कि ओपन होता है। तो पहले ही दिख गया आपको कि क्लोज्ड होता है। ठीक है, और क्लोज्ड के साथ में क्या कोई और ऑप्शन है, तो उससे हम बता सकते हैं कि जो ये ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि ब्लड वेसल्स जो होती है क्या प्रेजेंट होती है इसमें, नहीं, एब्सेंट होती है। द विस्ट्रल ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन द एंट्रोसील में लोकेटेड होते हैं, एंड is filled with a fluid which is composed of plasma and hemocytes। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट है। यहाँ पे बड़ा सा क्वेश्चन था, इजी सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सोनीम इज फाउंड इन सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोबॉडीज या फिर बोथ ए एंड बी। तो सीलिया में भी प्रेजेंट होता है और फ्लैजिला में भी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट 1 कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबस्ट्रेट एनालॉग, एंड स्टेटमेंट 2 जो है आपका दैट इज इट रिजेंबल्स द एंजाइम स्ट्रक्चर। अच्छा, तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है उसमें इनहिबिटर क्या करता है, एक्चुअली दैट रिजेंबल द नॉर्मल सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एंजाइम, यानी कि वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि नॉर्मल सबस्ट्रेट होता है उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए, और यूजुअली एट द एक्टिव साइट पे वो क्या करता है, उससे बाइंड कर लेता है, और जब वो उससे बाइंड कर जाएगा तो क्या फिर वहां पे सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएगा बच्चों, नहीं कर पाएगा। एट एनी गिवन मोमेंट द एंजाइम में बी बाउंड टू द इनहिबिटर द सबस्ट्रेट और नीदर बट इट कैन नॉट बाइंड टू द बोथ एट द सेम टाइम। एक साथ ही वो इनहिबिटर या एक्टिव साइट दोनों जगह पर नहीं बाइंड कर सकता है। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 1 इज करेक्ट, एंड सेकेंड वन जो है आपका दैट इज एक्चुअली इट रिजेंबल द एंजाइम स्ट्रक्चर, नहीं है ना, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को वो रिजेंबल करता है, तो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो B1 इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एनालाइज द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग एवरी स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, हाउ द अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट पर सेल चेंजेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन है आपके पास में डीएनए कंटेंट बिकम्स डबल ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, करेक्ट है, ये तो सेल साइकिल के एस फेज में होता है। डीएनए कंटेंट इज रिड्यूस टू द हाफ ड्यूरिंग एनाफेज, भाई ये भी सही है। डीएनए कंटेंट रिमेन्स सेम ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, क्या ये सही है, नहीं भाई। एंड बोथ ए एंड बी, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बहुत स्लो जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, different substances move independently along their concentration gradient in mass flow, active absorption of ions from the soil by the root is mainly affected by the respiratory activity of root, the translocation of organic solutes in sieve tube members is supported by the mass flow and root pressure develops due to the active absorption। तो यहाँ जो आपका ये ऑप्शन है बच्चों करेक्ट होगा, दैट इज डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव इंडिपेंडेंटली along their concentration gradient in mass flow। ऑलरेडी 35 मिनट्स हो चुके हैं। How many protons and electrons are required to fix a dinitrogen? 32 each, 8 each, 6 each या फिर 4 each। तो यहाँ पे जो बच्चों आपको एक रिएक्शन नोट करा रही हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, दैट इज N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 16 ATP gives out 2 NH3 plus H2 plus 16 ADP
प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ से आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे हाउ मेनी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फिक्स अ डाइनाइट्रोजन, दोनों ही 8 है, तो यहाँ पे 8 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ATP and NADPH plus H ion both are required during the conversion of dash in C3 cycle. RuBP plus CO2 gives out PGA, PGA to PGAL, PGAL gives out DHAP and fructose 1,3-biphosphate to glucose. तो आपका यहाँ पे जो C3 पाथवे होता है, इसको डिस्कवर किसने किया था? मेन चीज वो थी आपकी केल्विन ने डिस्कवर किया था, एंड साथ में उनके थे बेंसन ने डिस्कवर किया था। 1961 में इन्होंने डिस्कवरी की थी, एंड दैट इज नोन एज इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ CO2 इन अ साइक्लिक मैनर, and also due to the fact that the and first stable product in the C cycle is 3 carbon compound, that is 3 phosphoglyceric acid, या फिर आप कह सकते हैं 3PGA। और बाकी आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, वो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज PGA to PGAL, because the 3PGA is energized and reduced by ATP and NADPH from the light reaction. Clear? Next question है आपका, in the electron transport chain the correct sequence of electron acceptor is, डायग्राम देखिए, ये आपको डायग्राम है, ये देखिए आपको इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये हो गया आपका मैट्रिक्स। तो आपके यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ आपको साइटोक्रोम दिख रहा है, देखिए दैट इज साइटोक्रोम बी। ठीक है, साइटोक्रोम बी के बाद में आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, साइटोक्रोम सी दिखाई दिया बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए ए और A3, तो उस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख गया आपको, बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, इट एनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एड, क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है बच्चों रिस्पायरेटरी क्लाइमैक्टिक कहा जाता है, ये टर्म है और आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन दैट अफेक्ट्स द इन्फेंट्स रिजल्ट इन मैरिस्मस, क्वाशरकोर, पॉट बेलीड या फिर ऑब्सिटी। तो ये मैरिस्मस जो होती है ये आपकी इन्फेंट्स में होती है और अप टू कितने ईयर्स तक होती है बच्चों, 1 ईयर्स तक के, और इट लीड्स टू द डिहाइड्रेशन एंड वेट लॉस, और इसका सिम्टम्स जो है वो मैरिस्मस इंक्लूड वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, क्रोनिक डायरिया एंड स्टमक श्रिंकेज। और ये किस वजह से होती है, ये प्रोटीन एनर्जी का मैलन्यूट्रिशन होता है। तो उस हिसाब से आपका जो मैरिस्मस है वो करेक्ट ऑप्शन है, आपको पहले ही पता चल गया होगा डिस्क्रिप्शन के टाइम पे। नेक्स्ट है आपका मॉइस्ट क्यूटिकल इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज, किसमें प्रेजेंट होती है मॉइस्ट क्यूटिकल, आपकी अर्थवॉर्म्स में प्रेजेंट होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। बाकी आपके जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेट्स, फ्लैट, तो इनमें एंटायर बॉडी सरफेस से होता है रेस्पिरेशन। अर्थवॉर्म में आपको मॉइस्ट क्यूटिकल मिल गई। इंसेक्ट्स में जो होता है इनमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, यानी कि ट्रैकियल ट्यूब्स आप कह सकते हैं, वो अवेलेबल होती है। ओके, बाकी एम्फीबियंस में लंग्स के थ्रू होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है, और जो आपके ऑर्थोपोड्स और मोलस्क होते हैं इनमें गिल्स होता है, और कुछ स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का में। और बाकी फिशेस में आपके गिल्स के थ्रू होता है, और रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स इनमें भी कैसा होता है, लंग्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ECG इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन। हर एक पेपर में मुझे ECG का एक डायग्राम देना पड़ रहा है। यहाँ देखिए मैंने डायग्राम दे दिया है, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। पी वेव जो होती है वो डीपोलराइजेशन, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। पी वेव जो होती है वो डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया होता है क्या बच्चों, यस देखिए एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, नो दैट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। टी वेव क्या है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यस दैट इज रिपोलराइजेशन। एंड एंड ऑफ टी वेव क्या है, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये आपका टी वेव का एंड जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है बच्चों, दैट इज करेक्ट ऑप्शन हियर, दैट इट इज नॉट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट क्या है आपका, समझ जाइए कि ECG कितना इंपॉर्टेंट है, डेली क्वेश्चन मिल रहा है आपको। द अमाउंट ऑफ यूरिन रिलीज्ड बाय ह्यूमंस इन अ डे, 1 to 1.5 लीटर ऑफ स्लाइटली एसिडिक pH कितना 6, यूरिन हैविंग 45 to 60 ग्राम ऑफ यूरिया। 1 to 1.5 लीटर ऑफ स्लाइटली एसिडिक pH 6, यूरिन हैविंग 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया। याद रखिएगा, 0 to 1 liter of slightly alkaline pH 7.3 and urine having 25 to 30 gram of urea, and 1 to 1.5 liter of slightly acidic 6 pH
यूरिन हैविंग 45 to 60 ग्राम ऑफ यूरिया। पीएच तो 6 होता है और यूरिया की क्वांटिटी कम होती है, यानी कि इतनी होती है 25 to 30 के अराउंड। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन, डायग्राम देखते हैं हम डायरेक्ट कि मिड ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड है। ये देखिए रेड से दिख रहा है आपको, मिड ब्रेन क्या है यहाँ पे है। और बाकी आप देखिए ऑप्शंस क्या है, थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स वेरोली ऑफ हिंड ब्रेन, एंड थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड मेडुला ऑफ हिंड ब्रेन, olfactory lobe of forebrain and pons varolii of hindbrain, olfactory lobe of forebrain and medulla of hindbrain। तो यहाँ पे आप देखिए ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोरब्रेन एंड pons varolii ऑफ hindbrain। क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थाइमोसिन्स प्ले रोल इन। तो सबसे पहले तो बताइए कि थाइमोसिन्स जो है वो किस ग्लैंड से रिलीज होता है, दैट इज रिलीज्ड बाय द थाइमस ग्लैंड। ओके, तो थाइमस से होता है रिलीज, और ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है बच्चों। थाइमोसिन जो होता है दैट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। ओके, और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, प्ले रोल में आपके वही पूछे जा रहे हैं मेनली। तो पहले हम देख लेते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ओनली, ह्यूमरल इम्यूनिटी ओनली, बोथ सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, नीदर सेल मेडिएटेड एंड नॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इसके जो मेन फंक्शंस प्ले रोल, या फिर आप कह सकते हैं कि बोथ सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेट ऑफ एनिमल्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम फाइलम, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, फाइलेरियल वॉर्म, अर्थवॉर्म, लीच एंड नेरीज, सी फैन, सी पेन, ब्रेन कोरल, या डेविल फिश, किंग क्रैब, काइटोन। डेविल फिश किसको कहते हैं बच्चों, ऑक्टोपस को कहते हैं, आपको पता है। डेविल फिश एक्चुअली ऑक्टोपस, और किंग क्रैब क्या इसमें आएगा, किंग क्रैब तो आपका ऑर्थोपोडा का मेंबर हो गया ना बच्चों। और बाकी जो अर्थवॉर्म, लीच, नेरीज जो दे रखा है ये आपके एनेलिडा के मेंबर हैं। सी फैन, सी पेन, ब्रेन कोरल जो है ये आपके नाइडेरिया के मेंबर है, और राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, फाइलेरियल वॉर्म जो है ये आपके प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर है। लेकिन ये जो किंग क्रैब है वो क्या है आपका ऑर्थोपोडा में आ गया, और बाकी आपका जो ये ऑक्टोपस है और काइटोन है ये आ गए आपके मोलस्का में। तो ये जो डी ऑप्शन है आपका ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो सेम फाइलम को बिलोंग नहीं करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ में से ज्यादा शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरी हेल्प मिल सके एग्जाम तक। Respiratory quotient for tripalmitin is 0.9, 0.7, 1 and 1.4। रेस्पिरेटरी क्वोटिएंट पे एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि फैट का कितना होता है आरक्यू, और कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, और प्रोटीन का कितना होता है। तो बच्चों फैट है ये, ट्राइपामिटिन क्या है, एक फैट ही तो है, तो इसका आरक्यू अबाउट 0.7 के अराउंड होता है, और जो आपका इसका कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू होता है बच्चों वो 1 होता है, और जो आपके प्रोटीन जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड अगर हम बात करें तो उसका आरक्यू जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। और जो आपका प्रोटीन का क्या होता है बच्चों, आप लोगों को मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि प्रोटीन का जो होता है दैट इज बिटवीन द 0.8 to 0.9। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पेरिडर्म इंक्लूड्स कॉर्क, कॉर्केमियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पेरिडर्म में ये सारी ही चीजें होती हैं अवेलेबल, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। तो इसी के साथ आपके 45 क्वेश्चन तक ही मैं रखती हूँ यहाँ पे। 45 मिनट्स के अप्रॉक्स वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए 46 to 90 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और एंजॉय करिए। So guys, thank you for watching this one. Don't forget to subscribe the channel and share with your friends as much as possible. This will help me a lot. एंड सब्सक्राइब इसलिए जरूर करें तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अब क्वेश्चंस पे ही फोकस कर रही हूँ। जो मेरे इनके अलावा वीडियोस भी आएंगे वो सारे आपके क्वेश्चन बेस्ड ही आएंगे, और क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन वंस अगेन, एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेनिया एंड एंजॉय द नॉलेज। बाय बाय दिस टाइम।